गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दिलु गुप्ता आप लोगों का द एक्सिस अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि लगातार हमारा वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहे। और एक बात मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब तक इस विषैले वायरस यानी कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं मिल जाता है तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाहर कहीं निकले तो मास्क का प्रयोग करें और शासन का साथ दें, जिससे हम और आपके पूरे परिवार स्वस्थ रहें। आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति के बारे में, यानी कि जो धातु होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस प्रकार प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये हेडिंग होगा आज का, धातुओं की प्राप्ति, यानी जो धातु होते हैं प्राप्त कहाँ से होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को, ऐसे सामान्य जीवन में भी आप लोग जानते होंगे कि जो धातु होते हैं वो हमारे पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी के अंदर से निकाले जाएंगे तो पृथ्वी के अंदर जाने का मतलब हम उसको नाम को हम सामान्य हिंदी नाम में भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर की भाग एक भूपर्पटी कहलाती है, यानी कि भूमि, भू फॉर भूमि और पर्पटी मीन्स परत, भूमि की परत, यानी भूपर्पटी को हम लोग क्या कहेंगे, भूमि की परत। ऐसे लिखते हैं भूपर्पटी, भूपर्पटी, भूप यानी भूमि और पर्पटी मतलब पट्टी यानी लेयर, यानी कि पृथ्वी के अंदर की लेयर के भाग को हम लोग भूपर्पटी कहेंगे। ठीक है, तो हमको यही पढ़ना है कि जो खनिज धातु होते हैं वो प्राप्त कहाँ से होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं धातुओं की प्राप्ति। यहाँ पर जैसे कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत होता है, यानी पृथ्वी के अंदर का जो भाग होता है वह धातुओं का मुख्य स्रोत होता है, वहीं से धातु को निकाला जाता है। अब देखिए आगे, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो तत्व और यौगिक पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। आवश्यकता तथा आवश्यकता पूर्ण खनिजों को अयस्क कहते हैं। अब देखिए अयस्क, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अयस्क हम किससे कहेंगे। तो आप लोग जान लीजिए कि तत्व और यौगिक जो पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं उनको तो हम खनिज कहेंगे, सारे को खनिज कहेंगे, किसी एक को नहीं, सभी को खनिज कहेंगे। चाहे वह कोई निकल जाए सभी को हम खनिज कहेंगे। लेकिन उन खनिजों में से जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले खनिज होते हैं उनको हम अयस्क कहते हैं, चाहे वह तत्व हो या फिर चाहे यौगिक हो। इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, अगला हेडिंग हमारा होगा धातुओं का निष्कर्षण, यानी जो धातु होते हैं हम उसको कैसे निष्कासित करते हैं, कैसे बताते हैं कि यह क्रियाशील है कि यह क्रियाशील नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि पहले तो देखते हैं सक्रियता श्रेणी। हम पहले भी आप लोगों को सक्रियता श्रेणी के बारे में बता चुके हैं, अब आप फिर बता रहे हैं कि सक्रियता श्रेणी के अनुरूप हम क्या करते हैं कि धातुओं की का निष्कर्षण कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी धातु किस क्वालिटी की है, किस प्रकार की है। ठीक है, तो देखिए धातुओं के निष्कर्षण में पहले सक्रियता श्रेणी के बारे में देखेंगे। सक्रियता श्रेणी जो होता है वह एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे ऊपर हम लोग कम अक्रियाशील रखते हैं और नीचे धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। यानी कि जो ही उनकी क्वांटिटी बढ़ते, नंबरिंग बढ़ते जाता है, उनके एक अक्रियाशील होने की प्रकृति भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं धातुओं का निष्कर्षण में कि सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातु में सबसे कम अक्रियाशील। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में के नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अक्रियाशील तथा वह एक स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, किसी से मिली नहीं होती हैं। और सबसे ऊपर जो पाया जाता है
वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, वह सबसे क्या होती है, मिलती रहती है, जिसके कारण वह अधिक अक्रियाशील होती है। तथा बीच में जो तत्व होते हैं वह कम अक्रियाशील होते हैं, यानी कि ना ही वो अधिक अक्रियाशील होते हैं और ना ही एकदम से नहीं करने वाले होते हैं, यानी कि मध्यम श्रेणी का होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब कि सक्रियता श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं। ठीक है, स्टॉप कर दे, काट दे, सीधे जाना। अब हम लोग देखेंगे सक्रियता श्रेणी, यानी सक्रियता श्रेणी जो होता है वह किन किन तत्वों से कार्य करता है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा तत्व सक्रियता श्रेणी में, यानी कि ये सबसे ऊपर हो गया, ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, ये मध्यम श्रेणी होगा। ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर, सबसे नीचे और सबसे मध्यम। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को बताए हैं कि जो सबसे ऊपर होगा वह सबसे अधिक अक्रियाशील होगा। क्या होगा? अधिक अक्रियाशील होगा। और जो सबसे नीचे होगा वो अक्रियाशील नहीं होगा, अविक्रियाशील नहीं। अक्रियाशील नहीं होगा। ये जो बीच में होगा ये क्या होगा? कम अक्रियाशील होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम सबसे अधिक अक्रियाशील जो विद्युत अपघटन द्वारा होता है उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। तो के से पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्युमिनियम। और कार्बन के उपयोग में अपचयन के द्वारा जो मध्यम श्रेणी में आते हैं, जो कम अक्रियाशील होते हैं, वो कौन कौन से तत्व होते हैं? जिंक, Fe से आयरन, Pb से लेड यानी सीसा, Cu से कॉपर। अब देखिए सबसे नीचे प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित जो होते हैं वो जो किसी से अपक्रिया नहीं करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? Ag से होता है सिल्वर, Au से होता है गोल्ड, यानी कि चांदी और सोना। इन्हें हम क्या करते हैं, किसी भी मैटर के साथ, पदार्थ के साथ मिलाने पर ये उनसे अपक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी इस प्रकार से विभाजित की गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कौन सा तत्व कितना अपक्रियाशील होता है, यानी कि सबसे ऊपर जो होता है सबसे अधिक अक्रियाशील, सबसे नीचे जो होगा वो अपक्रियाशील नहीं होता है, जो बीच में होता है वो कम अक्रियाशील होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग जान सकते हैं कि अपक्रियाशील सक्रियता श्रेणी में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इसी के साथ इस वीडियो का आखिरी है, आप लोगों से निवेदन है कि यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों के पास हमारा वीडियो लगातार पहुंचता रहे। धन्यवाद।